Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक गाड़िया एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द यान बाजार। हमने ये पॉडकास्ट चालू किया है जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेंज मेकर्स को इंटरव्यू करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव और इनसाइट्स आपके सामने लाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि उनकी जर्नी से आप सब इंस्पायर होंगे। आज हमारे साथ है कॉटन गुरु से मिस्टर मनीष जी डागा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। कॉटन गुरु एक 4th जनरेशन ग्रुप है जो बिजनेस में 1903 से है। कॉटन फार्मिंग से लेकर सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग तक इन्वॉल्व है, प्लस एडवाइजरी भी करते हैं। ओवर 1 लाख फार्मर्स उनके ग्रुप के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है एंड कॉटन गुरु लैंड ओनर्स के साथ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करते हैं ताकि वो अच्छी इनकम कमा पाए। करंट एमडी श्री मनीष जी डागा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोफेशनली भी असिस्ट करते हैं सप्लाई चेन बिल्ड करने में, एज ऑल्सो टू सोर्स कॉटन, यार्न एंड अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। पिछले साल 7 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड कॉटन डे होता है, इन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फार्मर मैराथन किया था फार्मरथॉन के नाम से, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ब्रॉडकास्ट हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर श्री स्मृति जी ईरानी। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड श्री मनीष जी डागा के साथ। हाय मनीष जी, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन प्रतीक। और क्या चल रहा है सर अभी? हाँ, बस चल रहा है। लॉकडाउन में कुछ नया, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू catch up with a lot of things which we had left behind and to start afresh, think out of the box, start something new. मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप अपने बारे में और अपनी कंपनी कॉटन गुरु के बारे में थोड़ा बताइए। जी, कॉटन गुरु की जर्नी शुरू हुई थी 1903 में और अभी ये मैं चौथी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अविरत हम लोग कृषि, कपास और टेक्सटाइल्स में रहे हैं 4 जनरेशन से। कोशिश ये करते हैं कि हमारे रहने से हमारी इंडस्ट्री को कुछ वैल्यू ऐड हो और हमारे जो लाखों करोड़ों किसान भाई हैं उनकी लाइफ में कुछ फर्क पड़े। बिकॉज कृषि ने, कपास ने, रुई ने और टेक्सटाइल ने इतना सब कुछ हमें, भारत को और दुनिया को दिया है। इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू समझकर हम इसका कंट्रीब्यूशन लोगों को समझाकर काफी लोगों तक खुशी और प्रॉस्पेरिटी फैला सके। ओके, और आपको सर कितना टाइम हो गया है कॉटन गुरु ज्वाइन किए हुए? मुझे कॉटन गुरु, मैंने अपना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्लियर करके 1990 में ज्वाइन किया था कॉटन गुरु, तो मेरी ये जर्नी 30 साल की हो गई है अभी। ओके, काफी लंबा टाइम हो गया फिर तो। लंबा समय है, सीन एटलीस्ट 2 जनरेशंस इन दिस बिजनेस। राइट। तो सर आपके हिसाब से इंडस्ट्री में जब आपने ज्वाइन किया था 1990 में, तब से लेके अभी तक क्या फर्क आया है, और ये जो भी चेंजेस आए हैं तब से अभी में, उसमें क्या ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगी और व्हाट इज इट दैट यू डिसलाइक? अच्छी लगने में तो सबसे बड़ी चीज है जो हमने एम्ब्रेस की है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास करके स्पिनिंग ऑनवर्ड्स जो जिस स्पीड में आगे बढ़ी है गत 20 वर्षों में, वो उस आगे के 100 सालों में भी नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट एम्ब्रेस हुई है, सबसे पहले स्पिनिंग में और अब हो रही है वीविंग में। तो लास्ट जो डिकेड था वो वीविंग में चेंजेस पे है और अभी नेक्स्ट जो फेस है हमारा वो गारमेंट्स पे होने वाला है। तो मुझे सबसे जो अच्छी चीज लगी है वो है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन और उसका कमर्शियल यूसेज जिस तरह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने किया है वो अनपैरेलल है वर्ल्ड में। ओके। और जो मुझे नहीं अच्छा लगा है इस इंडस्ट्री के बारे में वो है कि अपनी रिजिडनेस थोड़ी हम छोड़ नहीं पाए हैं। हम एसेट लाइट बिजनेस किस तरह करें उसके अच्छे मॉडल्स नहीं बना पाए हैं और हमारे पास अभी भी 2 चीजों की खास कमी जो हमें दिख रही है, और खास करके हम, एटलीस्ट मैं जो अपने 30 सालों में देख रहा हूँ, वो सबसे पहला है रिस्क मिटिगेशन टूल्स हम लोग नहीं रखते हैं। इतनी हाईली कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स, इतनी लंबी सप्लाई चेन है, कहीं भी कुछ भी ब्रेकेजेस, डैमेजेस और इश्यूज आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम उस तरह के रिस्क मिटिगेटिंग टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस एटलीस्ट बचा रहे और सस्टेनेबल रहे। दूसरी चीज जो है वो रिजिडनेस, थोड़ी थोड़ी रिजिडनेस हमें देखने मिल रही है कि हम ट्रेडिशन को आगे रखकर काफी हद तक नए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस है वर्ल्ड में उसको हम नहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे चल रहा है और हम अभी भी वर्ड ऑफ माउथ पे हम चल रहे हैं। इसको थोड़ा चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारा बिजनेस वर्ल्ड से हमें आ सकता है।
और हमें स्केल अप करने में ये दोनों चीज़ें बहुत काम आएँगी, ऐसा इस 30 सालों के अनुभव से मुझे लग रहा है। ओके। तो सर जैसे आपने एक रिस्क मिटिगेशन की बात की है, तो क्या आप जी। उस पे थोड़ा-सा इलैबोरेट कर पाओगे कि किस तरह के रिस्क मिटिगेशन इंडस्ट्री को आपके हिसाब से करने चाहिए? कोई 1-2 चीज़? जी, मिटिगेशन में सबसे पहला हमें ये लगता है कि हमारे सोर्सिंग के जो ऑप्शंस हैं, काफ़ी हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं और लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, सिस्टम्स पे नहीं। तो इस वजह से कभी भी अप्स एंड डाउन्स में एंड ऐसे इस तरह के पीरियड्स में जहाँ पे काफ़ी कुछ लॉकडाउन हो जाता है, हमें इश्यूज़ आते हैं बिकॉज़ लोग काम करना बंद कर सकते हैं, सिस्टम्स नहीं करते हैं। तो सिस्टम्स पे हम अगर ज़्यादा डिपेंड करें और अपने आप को एसओपीज़ में और एमआईएस में थोड़ा बहुत ढाल के चले, तो इसमें हमारा काफ़ी रिस्क कवर हो सकता है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारा बिल्कुल काफ़ी ओपन फील्ड है। जिस तरह जहाँ जो गाड़ियाँ मिलती हैं, लोग लगाते हैं, ये एक बहुत ही अलग फील्ड है। दुनिया भर में इसका एक एक्सेप्टेंस हो चुका है कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पूरे सप्लाई चेन का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको कॉस्ट मैनेज करने के लिए, इफ़ेक्टिव डिलीवरी टाइम आपको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे अभी भी हमारा अप्रोच उतना प्रोफ़ेशनल नहीं रहा है। तीसरा है कि थोड़ा रिज़र्व्स बनाने में हम लोग रिज़र्व्स नहीं बनाते हैं, तो जब भी रिस्क हम कोई बड़ा लेते हैं, तो हमारे हमारे पास फ़ॉल बैक करने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। चौथा है कि हेजिंग और स्पेकुलेशन में हम बहुत अच्छी तरह डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ हेजिंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी विल गेट इंटू स्पेकुलेशन। तो हेजिंग करते-करते कब स्पेकुलेशन में पहुँच जाते हैं, ये नहीं समझ में आता है। फिर हम एक्सचेंजेस को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हमारा लॉस हो गया है। वेरी वेरी गुड पॉइंट सर। सो जस्ट टू समराइज, आपने ये पहला चीज बताया कि सोर्सिंग में अपने ह्यूमंस पे या बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, अपना सिस्टम्स पे उतना ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा एक जी, पॉइंट आपने लॉजिस्टिक्स का बताया, तीसरा आपने एक रिजर्व्स का पॉइंट बताया, जी। और चौथा आपने अभी एक पॉइंट बताया। चौथा जो आपने बताया कि राइट, स्पेकुलेशन और हेजिंग के करेक्ट, बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर करेक्ट। आई सकते थिंक हम। सर आपके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बताए हैं। जैसे अपनी भी जी, काफी बार बात हुई है, तो मैंने आपको बताया हमने दयान बाजार जो चालू किया वो भी एग्जैक्टली बस यही सोच से चालू किया। एक तरह से अपने बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री अपने कंफर्ट जोन में है, कि हुँ, उनके लिमिटेड बायर्स और सप्लायर्स है जिनमें वो काम करते हैं। जबकि क्या है, जी। इफ यू रीच आउट टू मोर पीपल, चाहे वो बायर सेगमेंट हो या सप्लायर सेगमेंट हो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग बेटर टर्म्स विल इंक्रीज। डेफिनिटली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग मोर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट विल हाँ, इंक्रीज़। प्लस और एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वैसे ही आपके बॉटम लाइन पर, मतलब नेट प्रॉफिट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। बट जैसे एक अपन ने बिल्कुल। हमेशा नोटिस किया कि इंडस्ट्री में शायद ज्यादा लोग का नजरिया जो रहता है या टारगेट जो रहता है वो हमेशा टॉप लाइन को लेकर रहता है। सबको वॉल्यूम्स पे ज्यादा फोकस है, नेट प्रॉफिट या फाइनल घर में कितना नेट टेक अवे है उस पे ज्यादा फोकस नहीं है लोगों का। इसीलिए जब वो रिस्क लेते हैं और रिस्क में फेल होते हैं ना, तब क्योंकि बॉटम लाइन स्ट्रांग हो तो आप रिस्क को एक हद तक वैसे ही मिटिगेट कर चुके होते हैं। बॉटम लाइन वीक है तो आपको रिस्क उतना ही बड़ा थ्रेट बन के आता है। राइट, मतलब कि साल भर अपने काम करते हैं समझ लो, और एक सौदा खराब हो गया साल भर में, तो जी, एक बड़ा सौदा अगर खराब होता है तो दैट हैज द पोटेंशियल टू वाइप आउट योर एंटायर अर्निंग्स ऑफ द ईयर। डेफिनिटली इट विल डायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट योर होल बैलेंस शीट फॉर द प्लस फाइनेंशियल आपका ईयर। तीसरा पॉइंट इसमें अपने ऐड करें कि रिजर्व्स नहीं है, आज जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो अपने एज रिजर्व्स बैलेंस शीट में नहीं रखते हैं। एटलीस्ट स्मॉल जी, मीडियम साइज कंपनीज में तो क्या प्रमोटर अपने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रमोटर अकाउंट्स में। राइट। तो रिजर्व जब तक नहीं रहेगा, री इन्वेस्ट जब तक नहीं होगा प्रॉफिट बिजनेस में, तब तक वो प्रॉफिटेबिलिटी या वो स्केलेबिलिटी शायद अचीव ना हो पाए। नहीं हो पाएगा ना। अब आप एक कार खरीदते हैं, कार में आपको एक स्पेयर टायर मिलता है। वो खरीदना नहीं पड़ता है, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि एक स्पेयर टायर आपके पास है कार में। वो क्यों दिया जाता है कि 4 पहिए पे गाड़ी चलने वाली है, कोई भी एक पहिया कभी भी आपको दगा दे दे, तो वो स्पेयर टायर आपको काम आने वाला है। यही रिज़र्व्स की वैल्यू है। राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट सर। एक और चीज है वा सर, जैसे अपने अगर बाहर के देशों में देखे, जैसे चाइना हो या बांग्लादेश हो, आज बांग्लादेश आरएमजी सेक्टर में इंडिया से काफी आगे आ चुका है, स्पेशली इन द लास्ट 10 years। जी। तो उनके इधर क्या है, कंपोजिट मिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और हुँ, अगर कंपोजिट मिल ना भी हो तो एटलीस्ट टेक्सटाइल पार्क या जोन होते हैं जिधर क्या है सारे स्टेक होल्डर्स फ्रॉम स्पिनिंग टू फाइनल गारमेंटिंग हुँ, एक जगह फैसिलिटी है, तो क्या एक तो लीड टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाता है, दूसरा आपका बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे बहुत इंपैक्ट आता है, तो अल्टीमेटली आपके फिनिश प्रोडक्ट पे उसका कॉस्ट का इम्प्लीकेशन आएगा ही आएगा। आज इंडिया में डेफ़िनिटली आएगा। कंपोजिट मिल का कल्चर भी बहुत कम है, और टेक्सटाइल सेंटर्स
विद एवरी स्टेक होल्डर, उसका भी कल्चर बहुत कम है। आज अपने महाराष्ट्र में बात करें, अगर भिवंडी है, तारापुर है, या समझ लो इचलकरंजी है, भिलवाड़ा है राजस्थान में, तो कोई भी सेंटर ऐसी है विच आर कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू द एंटायर वैल्यू चेन। राइट। तो आपके हिसाब से ये एक इंडियन मॉडल है विच कैन बी वर्कड आउट, और यू थिंक इंडिया में भी ये चीज होना बहुत जरूरी है, जिसके बगैर वो शायद वो स्केलेबिलिटी ना आ पाए? देखिए, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। जो अडेप्ट होता है वही टिकता है। हम भी इतने साल से, जब 117 साल से कॉटन गुरु टिका है एक ही सेक्टर में, तो इसका मेन रीजन अडेप्टेबिलिटी है। हम अगर रिजिड रहते और हम अगर अपने पुराने, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर करते थे, उन्हीं बातों को अगर मैं पकड़ के चलता, वो इसी तरह काम करते थे, तो मैं भी उसी तरह करूंगा, तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जितना अक्कड़ पेड़ रहेगा ना, उतना ही जल्दी तूफान में वो गिरेगा। तो फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहना जरूरी है। कुछ चीजें जो फर्मली एम्बेडेड होनी चाहिए वो है वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, आप उसको मत कभी चेंज करिए, वो रूट्स है, जमीन के ऊपर नहीं है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह मैं देख रहा हूँ 30 सालों में, जिस तरह इवॉल्व हो रही है, वी स्टार्टेड विद कंपोजिट सेक्टर, बहुत अच्छा चल रहा था। कंपोजिट मिल्स इंडिया में शुरुआत में पूरा ग्रोथ ही कंपोजिट मिल्स के थ्रू हुआ। कोई भी स्पिनिंग मिल स्टैंड अलोन नहीं थी, कपड़ा मिली थी। देन वी वेंट टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कुछ मिलों ने जिनिंग स्पिनिंग सब चालू किया, पर अब बीच में जो फेस आया वो सिर्फ स्पिनिंग का आया। पर एक फेस ऐसा हो गया कि हम 60% यार्न एक्सपोर्ट करते थे, 40% हम डोमेस्टिक पे ही रहते थे। वो एक तरह से एडवांटेज है, एक तरह से रिस्क है। अगर एक्सपोर्ट बंद हुआ तो 60% का क्या होगा? ये 2011 टू 2017-18 का जो फेस है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का ग्रो, नॉट टेक्सटाइल मिल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही यार्न बनाना, और 60% उसका कंपोनेंट होना, ये सुपरफिशियल एक अपॉर्चुनिटी दिखी। कुछ साल हमने कैपिटलाइज कर दिया, पर अपनी कैपेसिटीज हमने इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि अब वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया बहुत जल्दी। 10 साल भी हम इस जर्नी को नहीं नहीं टिका पाए, और यही जिनिंग की जर्नी है। 2007 से 2015 की जो जिनिंग की जर्नी थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। 2017 से देखेंगे तो जिनिंग फैक्ट्री सर्वाइवल के लिए भी इश्यू उनको आ रहा है। तो अब इस तरह के हैफेजार्ड ग्रोथ में क्या होता है कि हमें लगता है कि जब हाईएस्ट ग्रोथ होता है ना, तब हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और वही हाईएस्ट सेटबैक का रीजन बनता है। अब कंपोजिट मिल्स का वापस टाइम आ रहा है। लॉजिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन के आई है। चाइना में आप देखेंगे, 2015 में हैंगजू में स्पीकर था। आई वॉज ओनली वन ऑफ द 2 इंटरनेशनल स्पीकर दे हैड कॉल्ड इन दैट टाइम। एक ICAC से आए थे, यूएसएस से, और एक मैं आया था। बाकी सब चाइनीज थे वहां पे। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो मार्क किया, उन्होंने वर्ल्ड बेल्ट वन रोड का जो प्लान उस वक्त उन्होंने डिस्कस किया, और उन्होंने अपनी कैपेसिटीज कहाँ बढ़ानी है, जब नया प्लान जब उन्होंने शेयर किया वहां के ऑडियंस के साथ में, तो मैं मान ही नहीं पाया। पूरा बेस लॉजिस्टिक्स के ऊपर ही था, पूरे बेस उनका। तो वो समझ चुके थे कि आगे चल के लॉजिस्टिक्स में जिसने सेव कर लिया, या लॉजिस्टिक्स में जिसने ईज कर लिया ना, वो ही बिजनेस में जीतेगा, वो ही बिजनेस में कॉम्पिटिटिव रह पाएगा। बिकॉज मार्जिन्स बढ़ाना या कम करना अपने हाथ में नहीं है, पर कॉस्ट तो अपने हाथ में है, डिलीवरी पीरियड अपने हाथ में है। तो इंडिया के लिए ये पीरियड अब बहुत नजदीक आ गया है। हैफेजार्ड ग्रोथ के माल गुजरात से आएगा, तमिलनाडु में उसको स्पिन करेंगे, उसको कहीं जाके तिरुपुर में वीविंग करेंगे, फिर गुजरात में उसको डाइंग करेंगे, और फिर कहीं जाके बेचेंगे। इस तरह के हैवी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लॉजिस्टिक जितना ही हमें कम यूज करना होगा, जितना ही इफेक्टिवली हम यूज कर पाएंगे, उतना ग्रोथ ज्यादा होगा। तो ये टेक्सटाइल क्लस्टर्स के लिए, टेक्सटाइल पार्क्स के लिए फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का भी वहां पे फोकस जरूर है, पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान उतना पावरफुल नहीं है। वी नीड टू री-स्ट्रेटेजाइज दिस थिंग, सिटिंग विद द इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और इसमें जहां जहां गैप्स है उसको फिल करके इस तरह के क्लस्टर्स को हमें जरूर एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश ने कर दिखाया है, वो 10 सालों से सेकंड लार्जेस्ट RMG रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। तो 10 साल में टिके रहना इतना इजी उसके लिए नहीं था, जबकि वो 1 किलो भी कॉटन ग्रो नहीं करते। जो 60 लाख बेस जो वो कॉटन यूज करते हैं, पूरा वो इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास इन हाउस कॉटन है, बेस्ट अवेलेबल कॉटन है, बेस्ट टेक्सटाइल मशीनरी है, पूरी सप्लाई चेन अपने यहाँ पे कंप्लीट है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस इज बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। राइट। जैसे अभी फिलहाल सर जो लॉकडाउन का माहौल हुआ है एक, जी, तो मेरी भी काफी स्पिनर्स है, वीवर्स है, नेटर्स है, काफी लोगों से बात हो रही है इन दिनों में। जी, मैक्सिमम लोगों का बोलना है जो भी रिलैक्सेशन आ रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन से एग्जिट हो रहे हैं,
अगर आज अपने पास कंपोजिट फैसिलिटीज होते या समझ लो टेक्सटाइल सेंटर्स होते जिधर सारे स्टेक होल्डर्स है, तो इट वुड हैव बीन इजियर फॉर द इंडस्ट्री टू गेट बैक। आज ये जो अपनी डिपेंडेंसी है, जैसे आपने बताया है कि कापूस जाएगा गुजरात से, समझ लो स्पिनिंग होएगा साउथ में, फिर उधर से समझ लो वीविंग आ रहा है एचएल करंजी में, फिर प्रोसेस के लिए वापस अहमदाबाद जा रहा है, फिर फिनिश बिक रहा है, समझ लो दिल्ली कलकत्ता एक्सपोर्ट हो रहा है। जी तो आज ये डिपेंडेंसी जो है, और एक मार्केट भी अपना बंद है अगर सप्लाई चेन में, तो एक बॉटल ने क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। बट काफी लोग का ये भी कहना था सर कि कैसा है ना कि ये जितने भी कंपोजिट मिल्स हो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एक्सट्रीमली हाई। केपेक्स जो आपका केपेक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी तो क्या आपका ये मानना है कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद बेटर मेजर्स और सब्सिडीज और से इंसेंटिव्स फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और इज इट कि गवर्नमेंट को टेक्सटाइल पार्क्स पुश करने चाहिए, प्रमोट करने चाहिए? पार्क्स में आप इकोसिस्टम बनाते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक ही मिल में, एक ही यूनिट में आप सब कुछ जनरेट करो, है ना? आप सब कुछ एक ही यूनिट में बनाने की कोशिश करोगे तो आपका कैपेक्स इतना हाई हो जाएगा, इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना हाई होगा, डेट कंपोनेंट इतना हाई होगा, तो आपको मार्जिन्स भी ऊँचे एक्सपेक्टेड होंगे। कभी-कभी ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में आप 1 डेढ़ महीना सर्वाइव करना ही आपके लिए बड़ा इश्यू हो सकता है। तो बहुत एसेट हेवी इंडस्ट्री में मैं नहीं मानता हूँ। आप क्लस्टर बनाइए, आप नेटवर्क बनाइए, हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो और एक एक दूसरे को सपोर्टिंग भी हो। तो इस तरह के जो टेक्सटाइल पार्क्स का जो थॉट था, उसमें क्लस्टर बनाना और एक इकोसिस्टम बनाना, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। इसके भी सर जैसे काफी प्रपोजल्स आए हैं पिछले 10-15 सालों में, कुछ पार्क्स कंस्ट्रक्शन भी चालू हुए थे, कुछ शायद कंप्लीशन भी हो गए हैं। राइट। आपके हिसाब से व्हाट इज द रीजन कि ये सक्सेस कभी नहीं हुआ अपने कंट्री में, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करके बताया कि इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी बनाना एक अलग बात है और इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। ये 2 के बीच में कप एंड लिप का जो गैप है, ये किस तरह नहीं सक्सेस हो रहा है, उसका कोई सर्वे रिपोर्ट है क्या? और उस सर्वे रिपोर्ट पे कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट बना है क्या? बिकॉज़ इंडस्ट्री को साथ में बिठा के ये इश्यू सॉर्ट आउट करना होगा। इन्वेस्टर कौन है? इंडस्ट्री है। चलाने वाला कौन है? इंडस्ट्री है। प्लान बनाने वाला गवर्नमेंट है, सब्सिडाइज़ करने वाला गवर्नमेंट है, लेकिन अगर चलाने वाला पूरा एंथुसियाज़्म में नहीं है या पूरी तरह एनरोल्ड नहीं है, तो वो प्लान आपका सक्सेस हो नहीं सकता। फ्यूचर इंडस्ट्री को दिखाना है, आपको इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ फ़ायदे ऑब्वियस हैं, टेंजिबल हैं, कुछ फ़ायदे हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, जो अभी दिखते नहीं हैं। वो दोनों को हाइलाइट करके, उसके थ्रेट को समझ के और इसमें अंदर शॉर्टकमिंग्स कुछ है, उसको ओवरकम करके अगर बिठा के बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक द सॉल्यूशन इज़ नॉट वेरी फार ऑफ। एब्सोल्युटली एग्री सर, एब्सोल्युटली एग्री। मतलब आई डोंट थिंक आई कुड एग्री मोर ऑन दिस। तो अगर सर इसको अपने थोड़ा और कंटिन्यू करिए डिस्कशन, क्योंकि बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा है ये। जी। आपके हिसाब से ये चीज या तो कैसे शुरू हो सकता है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और या दूसरा नजरिया ये है कि आपके हिसाब से कोई ऐसा एक स्टेक होल्डर है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द इन्वेस्टर्स और द मिल ओनर्स, ऐसा कोई स्टेक होल्डर है जो या तो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं ले रहा है ये चीज को लेके, या बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है जिनके वजह से? सबसे पहला है ना, हमें एक एक्सेप्टेंस लेवल लाना है कि हम कहाँ खड़े हैं ना, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। उसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। वी आर अ कैपिटल नॉट स्टाउट इंडस्ट्री लाइक बांग्लादेश, बट अ कैपिटल सीकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? और कैपिटल बहुत हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे आता है अपने यहाँ। तो इसको इसको समझ के पूरा प्लान बनाना है कि आपका आरओआई क्या होने वाला है। अगर आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट 7, 8, 10, 12 साल तक जाता है तो बहुत हाई है। आज के पीरियड में वो इंडस्ट्री सर्वाइव करना मुश्किल है। 3-4 साल बाद एक सेटबैक आया तो वो गिर जाएगी। तो इस तरह की आरओआई सेट करने के लिए आपको एसेट लाइट इंडस्ट्रीज बनानी होगी। जैसे एक स्पिनिंग स्टैंडअलोन है, बाजू में एक वीविंग का यूनिट है, उसके आगे एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके पास में एक डबलिंग ट्विस्टिंग यूनिट है। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। ऑर्डर्स क्लस्टर को लेना है, ऑर्डर एक को नहीं लेना है। ऑर्डर जो फिनिश प्रोडक्ट वाला है उसको लेगा और पूरा वो इकोसिस्टम उस तरह चलेगा। तो इस तरह का ओपन माइंडसेट विद रियलिस्टिक व्यू हम चल के एक विजन अगर बनाते हैं, तो इसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा जो मुझे बहुत बड़ा गैप लग रहा है इज़ वी डोंट एक्सेप्ट फार्मर्स एज़ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानती है कि टेक्सटाइल शुरू ही स्पिनिंग से होता है। और गवर्नमेंट के बुक्स में भी जिनिंग को एक इंडस्ट्री नहीं माना जाता, एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। सिर्फ जॉब वर्क का या एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री माना गया है, राइट? part of the value chain, but not so effectively important to be part of the whole textile industry। जबकि बहुत बड़ा लिंक है। तो आपके पास 11 करोड़ फार्मर हैं इंडिया में जो फार्मिंग करते हैं, आपके पास 2.5 करोड़ फार्मर है जो कॉटन उगाते हैं। उनके बेल्ट्स आपको पता है कौन से कॉटन रिच बेल्ट है, कहाँ पे इंडिया का बेस्ट क्वालिटी कॉटन आता है। वहां पे
उस तरह की इंडस्ट्री का डेवलप होना, जैसे जहाँ पे साड़ी के लिए जो बेस्ट कॉटन लगता है, वो अगर साड़ी के लगती इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हुई, सिल्क के लगती इंडस्ट्री है, तो सिल्क वाला बेल्ट डेवलप हुआ। तो उससे क्या होगा कि उस इकोसिस्टम की लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। जो फार्मर 50, 100 साल, 200 साल से वो ग्रो कर रहा है, वो सडनली अपना ट्रैक चेंज नहीं करने वाला है। तो आप सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए अश्योर हो जाएंगे, जो 60 टू 65% कंपोनेंट है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इस तरह वन पार्ट विल बी सिक्योर्ड। आपने उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया यील्ड बढ़ाने में और क्वालिटी इंप्रूव करने में, आपने उसको थोड़ा हेल्प कर दिया, तो डायरेक्ट फायदा इंडस्ट्री को होगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे पहले वहां पे कम होगा। जितना लूज मटेरियल और अनपैक्ड मटेरियल जो मूव हो रहा है पूरा इंडिया में इधर उधर, वो सब एक एक सेक्टर में, एक एक सेगमेंट में सेग्रीगेट हो जाएगा, तो काफी लॉसेस, वेस्टेजेस और कंटेमिनेशन से हम बच पाएंगे। फिर आता है जिनिंग। आपने उसको अगर कॉन्फिडेंस में ले लिया, तो हम कंटेमिनेशन फ्री कॉटन बनाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है। इंडियन कॉटन, हैंड पिक कॉटन इज द लीस्ट कंटेमिनेटेड कॉटन इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स फ्रॉम द फील्ड्स। बहुत सारे लोगों को पता नहीं इंडियन कॉटन का एक इमेज है कि हाईएस्ट कंटेमिनेशन कॉटन में। तो आई हैव बीन अ स्पीकर इन 5 कंट्रीज इन ओवर 38 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। हर जगह कोई ना कोई एक स्पीकर इस टॉपिक पे या तो स्पीच या तो कमेंट करता ही है कि इंडियन कॉटन इज मोस्ट हाईएस्ट कंटेमिनेटेड कॉटन इन द वर्ल्ड। लेकिन हम सब जानते हैं, जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में है, कि कॉटन जब फील्ड से आता है तब इतना कंटेमिनेटेड बिल्कुल नहीं होता है। हैंड पिक कॉटन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस गैप को कैसे हम फिल करें? क्योंकि इतना सारा मूवमेंट होता है कॉटन का, और जिनर को कोई इंसेंटिव नहीं है कि उसको ₹1 भी कोई ऊपर देने वाला नहीं है। वो बेस्ट कॉटन बना ले या कंटामिनेटेड कॉटन बना ले, तो वही बनाता है जो उसको पैरिटी में आता है। पर अगर इकोसिस्टम इतनी क्लोज है, उसके पास जो बायर है एकदम पास में है, सिर्फ एक एक लोकल ट्रक में भेज के उसको 2 किलोमीटर कहीं भेजना है, तो उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में और वैल्यू में बहुत अच्छी तरह वर्कआउट हो जाता है। तो स्पिनिंग मिल को कंटामिनेशन कॉटन मिलेगा, तो वो कंटामिनेशन यार्न फ्री यार्न बनाएगा। तो जो इंपोर्ट हो रहा है इतने हाई वैल्यू फॉरेन करेंसी पे भी, हम लोग 15 लाख बेल इंडिया में कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई है मेरे हिसाब से। विद 76 रुपीज टू अ डॉलर हम अगर इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेशनल लॉस है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो कंटामिनेशन कंट्रोल, कंटामिनेशन फ्री कॉटन आता है। एक साइड इंडियन कॉटन की वैल्यू बढ़ेगी, उसके यूसेज और यूटिलिटी बढ़ेगी, दूसरे साइड इंपोर्ट आपका कम होगा, तो अपने आप इंडस्ट्री पे लोड कम आएगा। जो इंडस्ट्री इतने हाई वैल्यूड फॉरेन करेंसी पे कॉटन इंपोर्ट करती है, तो उसको उसमें से निकलने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही दर्जा हम इंडियन कॉटन को दे देते हैं और उसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सेव कर देते हैं, आई डोंट थिंक कोई इंडस्ट्री माइंड करेगी 2 पैसे ज्यादा पे करने में, क्योंकि उसको वही कॉस्ट में 2000 किलोमीटर दूर से कॉटन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट सर। सिंस अपने इस बारे में बात कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत बता पाएंगे कि इसमें कॉटन गुरु का क्या योगदान रहा है और आप लोग किस तरह से फार्मर्स के साथ मिलकर एक ये पूरा प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो? जी, कॉटन गुरु की जर्नी एज़ अ फार्मर हुई है। हम लोग फार्मिंग तो करते ही हैं 400 ईयर्स से और 113 साल से। देन वी आर इनटू कंसल्टिंग, एडवाइजरी, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स। ये हमारी जर्नी उस तरह ग्रेजुअल रही है ओवर द ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें फार्मिंग का है और फार्मर्स के साथ में है। लास्ट 15 सालों से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फार्मर के साथ बहुत रहा है। जब से सुसाइड्स बहुत बढ़ गए थे, 2007 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स हुए थे। आज भी करीबन एवरी आवर करीबन 3 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में बहुत सारी जगहों पे। तो दुख ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन फार्मर हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ये 2007 में मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन फार्मर्स के साथ में शुरू किया, तो उसमें एक स्टेट लेवल अवार्ड, एक नेशनल लेवल अवार्ड हमें 4 साल में मिला। लेकिन उस जर्नी ने काफ़ी कुछ हमें सिखाया कि फार्मर की लाइफ, एक फार्मर मेरा होना और एक छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर के साथ में रह के उसकी जैसी खेती करके देखना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हर एक स्टेट का एक अलग सिस्टम है, एक अलग कल्चर है, एक अलग चैलेंज है, एक अलग अपॉर्च्युनिटी है। तो खास करके महाराष्ट्र में जहाँ पे हमने सुसाइड प्रोन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा काम किया, हमने देखा कि एवरेज होल्डिंग करीबन 2 सवा 2 एकड़ की है फार्मर की। उसका लोन कंपोनेंट हाई है और उम्मीद है। वो फार्मर बहुत सारी उम्मीद पे जीता है, और जब वो उम्मीद फेल होती है, कुछ सक्सेस नहीं होता है, तो वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए हाईएस्ट सुसाइड्स हमने महाराष्ट्र में देखे हैं। और इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँ, जब मुझे ये सवाल आया, मैंने उनको पूछा कि आपके पास तो 2 एकड़ ज़मीन है, आप उसको बेच क्यों नहीं देते? आज भी आपको 10-20 लाख रुपए एकड़ के मिल जाते हैं, तो आपकी लोन आप रीपे कर लीजिए और आप उ उस पैसों से अपना अपना गुज़रान चलाइए। आपको इश्यू कहाँ है इसमें? कितना
सिंपल सॉल्यूशन है, आपको ये दिखता नहीं है क्या? तो क्या विचार था सर उनका इस बारे में? फार्मर ने जो बोला, मैं तो मेरी लाइफ में तो वो एक जैसे हम बोलते हैं ना पत्थर की लकीर जैसा इम्प्रिंट हो गया है कि ये ज़मीन मैंने थोड़ी खरीदी है, ये मेरे बाप-दादा की खरीदी हुई ज़मीन है। आई थिंक खेडित का सर उसके जो लैंड पार्सल है उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है, इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत हाई रहता है। जी। तो नॉर्मली उन लोग की सोच ऐसी रहती है, जितना मैंने महसूस किया है कि जब तक उनके जान पर ना आए तब तक वो अपनी जमीन तो नहीं बेचेंगे। नहीं, तो वो उतना अटैचमेंट, उतना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कि ये ज़मीन मेरी खरीदी हुई नहीं है, तो मैं इसका बेचने का राइट मुझे नहीं है, नंबर 1। दूसरा है कि कॉटन में ही इतने ज़्यादा सुसाइड्स क्यों? अगर 1 मिनट उस पे आप डेलिब्रेट करें कि भई खेती तो बहुत लोग करते हैं, बिज़नेस में लॉस तो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जाती हैं, बहुत सारे फैमिली इश्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, सब थोड़ी सुसाइड करते हैं। तो इंडस्ट्री को ये राइट। सोचना चाहिए कि ये हमारे सेगमेंट का एक लिंक है, हमारा एक अंग है जो इस तरह पेन में है, तो हम कैसे प्रॉस्पर कर सकते हैं? कोई हमारा फैमिली मेंबर इतना पेन में है, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी कैसे सस्टेनेबल है? राइट। किसी हालत में नहीं हो सकती। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दीजिए, जब तक आपके स्टेक होल्डर का पेन आप नहीं हैंडल कर सकते, तो उसकी दुआ आपको नहीं मिलती है, उसके गुड फीलिंग्स उसके प्रोडक्ट में नहीं आते हैं। जब वो बेचता है, तो वो एक अच्छे भाव से अगर नहीं बेच सकता है, तो खरीदने वाले को बरकत नहीं हो सकती। मतलब आदमी दुखी होके उसका एग्रीकल्चर कर रहा हाँ, है, वही दुखी होके उसको बेच रहा है। बिल्कुल। कुड बी बिकॉज़ उसको राइट प्राइस नहीं मिल रहा है या राइट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें उसको सब फलना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है ना, क्यों हम बोलते हैं कि घर में माँ की, बहन की, बेटी की और बीवी की रसोई में वो ऐसी मिठास होती है जो होटल में लाखों रुपए के डिशेस में नहीं होती है, क्योंकि उसमें इट्स द गुड फीलिंग फीलिंग पार्ट होते ऑफ हैं, इट। उसमें फीलिंग्स होते हैं कि मैं जिसको खिलाऊं उसका अच्छा होना चाहिए। तो ये राइट। फार्मर को अगर हम वैसे हैंडल सर आप करते लोग हैं। ने पिछले साल अक्टूबर 2019 7 तारीख को वर्ल्ड कॉटन डे जो होता जी, है, तभी आपने शायद एक फार्माथॉन भी किया था व्हिच वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फार्मर्स मैराथन, राइट, राइट? तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में ब्रॉडकास्ट भी हुआ था व्हिच वाज अटेंडेड बाय स्मृति जी ईरानी आल्सो हु इज द ऑनरेबल टेक्सटाइल दैट्स मिनिस्टर। राइट। वो क्या एक सोच थी सर और वो क्या एक अप्रोच था उसका? जी, तो बस इसीलिए हम जो काम करते हैं ना, पूरी सप्लाई चेन को साथ में लेके करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपनी फार्मर की बात हुई कि हम अगर फार्मर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सप्लाई चेन का फार्मर भी एक लिंक है, जिनर भी एक लिंक है, तो हमारी उसकी तरफ देखने की जो और उसकी तरफ सोचने की का जो तरीका है, उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। अभी इंडस्ट्री को हम बार-बार बोल के बताएँ तो वो नहीं उतना ज़्यादा परकलेट रहता है, इसलिए हमने 2 ही इवेंट्स साल में हम लोग करते हैं। एक है कॉटन कॉन्क्लेव। कॉटन कॉन्क्लेव में फार्मर से लेकर इन्वेस्टर, मतलब फार्मर, जिनर, स्पिनर, ब्रांड, वीवर, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इक्विटी का इन्वेस्टर, ये सभी अटेंड करते हैं कॉटन कॉन्क्लेव में। इससे इनके ओके। बीच में इंटरेक्शन होता है। एक ही लाइन में 7,700 रुपया साल का कमाने वाला फार्मर बैठता है, जो गवर्नमेंट की बुक्स में इंडियन फार्मर की एनुअल इनकम है, और उसके बाजू में 7,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर भी बैठा है। सिटिंग के लिए कोई कोई अलग प्रोविज़न नहीं है कि फार्मर पीछे बैठेगा और इन्वेस्टर आगे बैठेगा और वाइस वर्सा। इस तरह के इंटरैक्शन में एक-दूसरे को उनको जानने की अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और एक-दूसरे को समझने के लिए और एक-दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फीलिंग्स आते हैं। ये इवेंट होता है हमारा एनुअल कॉटन कॉन्क्लेव। उसके बाद आपने जो बताया फार्माथॉन, तो वर्ल्ड कॉटन डे पे मुझे इन्विटेशन मिला था जिनेवा जाने के लिए, मेरे टिकट्स भी निकल गए थे, और जब मैंने उनको पूछा था आप मुझे क्या करने देंगे, तो बोले 1-2 मिनट का आपको स्पीच दे सकते हैं। मैंने 2 मिनट का स्पीच देने के लिए मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ, अपने देश के बारे में बताऊँ, अपने इंडस्ट्री के बारे में बताऊँ, और यूरोप में जाना मतलब आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कि यू हैव टू एड्रेस एवरीबॉडी एंड यू हैव टू एक्नॉलेज एवरीबॉडी हू इज़ देयर। तो मेरा 1.5 मिनट तो उसी में चले जाएगा। अब 30 सेकंड में मैं जो बोलूँ या नहीं बोलूँ, कुछ कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसमें नया क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला यहाँ पे हम फार्मर्स सेंट्रिक कुछ इवेंट करना चाहते हैं। तो बोला आज तक नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो हम इसको एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। मैंने एक्नॉलेजमेंट तो आपको देना होगा, लाइव टेलीकास्ट करना होगा, तो मैं कुछ ऐसा इवेंट करूँ। तो उन्होंने वो जैसे ही ओके किया, तो हमने फार्माथॉन प्लान किया, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फार्मर्स मैराथन, जिसमें एक्चुअली फार्मर्स दौड़े थे। तो अबाउट 500 मेल फार्मर्स एंड अबाउट 85 फीमेल फार्मर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस मैराथन में। और बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ था, जहाँ पे जिनर्स भी आए थे, काफ़ी मीडिया थी, इंडस्ट्री वाले थे, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। काफ़ी गिफ्ट्स लोगों ने उन फार्मर्स को हमारे थ्रू दी थी और वो फार्मर्स को बहुत हेल्पफुल हुई। गिफ्ट में हमने यूनिकनेस ये रखी थी कि कॉटन
के बाय प्रोडक्ट्स की वो गिफ्ट होनी चाहिए। या तो कॉटन की बैग हो, कॉटन का ऑयल हो, कॉटन में से बना हुआ हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा जैसा एक ड्रिंक हो, कॉटन का हार्वेस्टर हो, कॉटन के सीड्स हो, इस तरह की गिफ्ट फार्मर्स को ओके। भी, जिससे उनको पता चले कि उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है। वो सब कुछ कॉटन के लिए और कॉटन में से बनी थी, तो कॉटन का एडिबल ऑयल भी था उसमें। तो ये वो जब थॉट वर्ल्ड कॉटन डे की ऑर्गेनाइजिंग टीम को हमने शेयर किया, वो इमीडिएटली एनरोल हो गए और वो पूरा इवेंट उन्होंने वहां पे टेलीकास्ट किया था लाइव। वेरी नाइस सर। मतलब मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स आई कम अक्रॉस, और बहुत अच्छा लगेगा अगर ये चीज आप और कॉटन गुरु आप लोग इसको हर साल अगर कर पाए तो। नहीं, हर साल करने की भावना तो है। अभी हमें इस साल गांधीनगर में गुजरात गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी इनवाइट किया था कि आप वहाँ करिए। फिर नागपुर में एक बहुत बड़े एसोसिएशन इनवाइट किया था कि वहाँ करिए। किसी ने बोला कि मैं आपको मोदी जी तक ले जाता हूँ, आप इसको दिल्ली में करिए। तो काफी सजेशंस इसके पीछे आए हैं कि इसको एक एनुअल इवेंट कर दें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज आवर प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर दिस इवेंट, तो उनका भी काफी सपोर्ट रहा है कि आप इसको आगे ले जाइए और हम आपके साथ में हैं, कॉटन गुरु के साथ। नहीं जरूर सर, तब देखना चाहेंगे हर साल हाँ होते जी, हुए। योर बेस्ट विशेस, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, एक स्टेटमेंट है जो अक्सर लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट, मतलब आपकी क्या राय है उस स्टेटमेंट के जी। लेकर। सो द स्टेटमेंट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन गोइंग थ्रू अ डाउनफॉल, व्हाट इज योर आप टेक ऑन देखिए, इट? सब कुछ कॉन्टेक्चुअल है ना। यही कोई 12 महीने पहले बोल देता अगर, है ना, तो बहुत सारे लोग उसको आर्ग्यू करने के लिए खड़े हो जाते कि नहीं, आपकी बात सही नहीं, हमने ये ग्रो किया है, ये ग्रो किया है। और ये कोई आज बोल रहा है तो आज कोई सामने शायद नहीं बोलेगा, पर ये बात किसी भी इंडस्ट्री के लिए वैलिड है। आप एविएशन इंडस्ट्री पकड़िए, आप इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पकड़िए, उनके लिए आज आज के कॉन्टेक्स्ट में आपकी नहीं, किसी की भी क्या राय होगी, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं दिखता है अभी एज ऑफ नाउ। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। ओके। इट केटर्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, रोटी, कपड़ा और मकान, लाइफ ही नहीं बट है। सर क्या वो स्टेटमेंट आज भी उतना ही वैल्यू होल्ड करता है? मतलब आज अगर बॉम्बे जैसे शहर में देखे तो आई थिंक आम आदमी के लिए तो मकान तो एकदम भारी हो जी। गया है, और कपड़े में भी आई थिंक आज के सिनेरियो में तो क्वेश्चन मार्क ही लग गया है। इट्स ऑल अबाउट फूड नाउ, मतलब आज रोटी को लेकर ही मेन सर्वाइवल पॉइंट आ गया नहीं, आई है। एग्री, लेकिन ये आप टाइम पीरियड को पकड़ रहे हैं, 2 महीने को पकड़ रहे हैं। क्या ये आप बोल सकते हैं कि हाँ। 5 साल तक कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा? उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। अब शादियां उस तरह नहीं होगी तो लैविश कपड़े नहीं बिकेंगे, टी-शर्ट ज्यादा बिकेंगे। लोग ज्यादा घर में रहने लगेंगे तो अंडरगारमेंट्स ज्यादा बिकेंगे, टी-शर्ट ज्यादा बिकेंगे। मास्क भी तो कपड़े में से काफी बन रहे हैं, तो उसके प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। राइट। बट आज अगर अपने आज की बात नहीं करें, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट 10 years और 15 years, डू यू थिंक द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग? इट इज ग्रोइंग। नहीं तो हम इतने इस लेवल तक $150 बिलियन तक ये इंडस्ट्री जो पहुंची है, और $40 बिलियन का हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट 25 years, ये कंसिस्टेंटली टेक्सटाइल रही है एग्रीकल्चर के बाद। तो ये अगर सस्टेनेबल नहीं होता है तो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती नहीं। दूसरा, कैपिटल आप देखें तो जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, मुझे नहीं लगता है और किसी भी इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया है। थर्ड है कि एक्सपोर्ट में भी हम उतने ही स्ट्रांग खड़े हैं अभी भी, इतने सालों में भी वी आर ग्रोइंग, इनफैक्ट वी आर नॉट गोइंग बैक। तो ये ग्रोथ का ही एक पार्ट है। अब जैसे हमने बताया कि आप कौन से सेगमेंट में हैं, कि आप अपने आप को सस्टेनेबल किस तरह बनाते हैं, आप रिस्क मिटिगेट किस तरह करते हैं, और आप आपकी इकोसिस्टम किस तरह बनाते हैं, आपका इंडिविजुअल फ्यूचर उस पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्री ऑन द होल इज पेरिनियल, इट इज ऑलवेज ग्रोइंग। राइट सर। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अपने जैसे आज बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के अलावा आज वियतनाम भी काफी ऊपर आ रहा है जी। इन टेक्सटाइल्स। तो आपके हिसाब से व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन इंडिया कि अपने उतना ग्रो नहीं कर पा रहे या ग्लोबली उतना कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं? मेन इफ आई वांट टू आस्क यू टू स्पेसिफाई 1 or 2 चैलेंजेस, तो वो आपके नजर में वो सबसे मेन चैलेंजेस क्या है? विजन, पहले तो विजन देखना है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, एक बार आपके माइंड में और एक बार रियलिस्टिक में। ताजमहल भी बना तो 2 बार बना, एक बार क्रिएटर के माइंड में, एक बार रियल में। आपका घर भी बना तो 2 बार बना, पहले आपने सोचा, उसको वर्चुअली इमेजिन किया कि क्या बन सकता है, फिर वो बना। अचानक कुछ नहीं बनता है। क्या हमारे पास वो विजन है कि वी स्टैंड टुगेदर एज एन इंडस्ट्री? मैं स्पिनर नहीं, मैं वीवर नहीं, मैं ग्रोअर नहीं, मैं गारमेंटर नहीं। एज अ इंडस्ट्री कैन वी स्टैंड टुगेदर एंड सी अ विजन? अगर ये विजन हम देख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इंडिया को नेक्स्ट 25 साल में कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। इतना बड़ा स्पेस
क्रिएट हो गया है, चाइना कुछ स्पेस वेकेंट कर रहा है, वियतनाम इज डिपेंडिंग ऑन फंड फ्रॉम चाइना, बांग्लादेश इज डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, जो नहीं आने वाले हैं 6-12 महीने तक उनको। बट इंडिया में सेल्फ राइट, कंजम्पशन आई थिंक है, हाँ, सेल्फ इतना कंजम्पशन बहुत जबरदस्त हाई है अपना। कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया है, पाकिस्तान से भी कम है अगर हम फैब्रिक में देखें तो। वहां पे थोड़ा फोकस करें इंडस्ट्री के, कैसे एवेन्यूज बढ़ाएं आप कंजम्पशन बढ़ाने के, कैसे एवेन्यूज बढ़ाएं जुड़ के काम, मिलके काम करने से, नेटवर्किंग करने से। रेमंड शर्ट्स नहीं बनाता है पर रेमंड शर्ट बेचता है और बहुत अच्छे प्राइस में बेचता है, कहीं से बनवा लेता है। कैन वी हैव दैट नेटवर्किंग के ब्रांड कोई हो लेकिन कहीं से बनाए तो वो दोनों को सपोर्ट हो, और इस इंडस्ट्री को एज अ विजन एक मेड इन इंडिया एंड मेड फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री सेगमेंट एंड मेड फ्रॉम इंडस्ट्री इंडियन रॉ मटेरियल, ये तीनों का टैग अगर लग के आ जाता है तो आई थिंक ये तो एक ग्रोथ इन यूनिशन हो जाएगा सर। राइट सर। ऑल्सो पिछले 3-4 सालों में काफी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज एनसीएलटी में गई है, तो आपके हिसाब से मतलब व्हाट वुड बी द मेन रीजन ऑफ और मोस्ट कॉमन रीजंस यू थिंक व्हाई कंपनीज आर फेलिंग इन दिस इंडस्ट्री नाउ? देखिए, अगर आप एक किसान की नज़र से सोचा, आपके पास गार्डन है और आपने एक पेड़ लगाने का सोचा, गार्डन छोटा-सा है, 20 फुट बाय 20 फुट का एक लॉन है आपके घर के आगे और आपने एक पेड़ लगाने का सोचा और आपने एक बहुत ही बढ़िया बरगद के पेड़ का आपने वहाँ पे सीड डाल दिया। अब 25 साल बाद वो बरगद का पेड़ आपके घर को भी तोड़ रहा है। आपने सोचा ही नहीं कि जब आपने बीज राइट। लगाया तो उसके लिए आपने फाउंडेशन बनाया, उसको ग्रो करने की आपने इनफ जगह दी, वहाँ पे वो पेड़ बढ़कर क्या हो जाएगा, क्या क्या आपने सोचा था? हम अचानक कुछ हल्क जैसा बन के अपने सामने आ जाए और हमें तब ध्यान आए कि वी हैव ओवरडन समथिंग दैट वी शुड नॉट हैव डन। तो इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, फाउंडेशन थोड़े शैलो हैं, हमारे फाउंडेशन थोड़े और डीप होने चाहिए और फिर उसको अगर हम ग्रो करने के लिए हम अगर प्लान करते हैं तो कितनी भी बड़ी इमारत हम बना सकते हैं। फाउंडेशन बनाया है 2 माले की इमारत के लिए, फिर हमने उसको ग्रो किया तो फाउंडेशन को री-स्ट्रेंथन नहीं किया, हमने ग्रो करते गए उसको 20 माले की बिल्डिंग बना दी, फिर वो बिल्डिंग का रिस्क हो जाता है। राइट। क्यों? टाटा ओके। बिरलास आप देखिए, और रिलायंस सर सबने टेक्सटाइल से शुरू किया था। उन्होंने डाइवर्सिफ़ाई किया पर टेक्सटाइल में एक पूरी हद तक ग्रो करने के बाद डाइवर्सिफ़ाई किया। उन्होंने अपने रिज़र्व टेक्सटाइल में बनाए, वो वहाँ ही रीइन्वेस्ट किया, उ उसी को टेक्नोलॉजी के साथ में लेके आए। एक लेवल तक बहुत अच्छा ग्रो करके फिर डाइवर्सिफ़ाई किया। आपके पास रिज़र्व्स नहीं है, आपके पास इतने फंड्स नहीं है, आपका डेट परसेंट हाई है, इंटरेस्ट एट हाई परसेंटेज ऑफ लोन्स आप ले रहे हैं और आपका एक्सपोज़र फॉरेन एक्सचेंज में बहुत हाई है पर रिस्क मिटिगेशन नहीं है और आपने डाइवर्सिफ़ाई कर दिया। तो आपने रिस्क राइट। अपने आप पे और ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर इंडस्ट्री को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, फेयर पॉइंट। आपने अपने लाइफ में ऐसी कोई एक चीज हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई रहेगी, या कोई ऐसा फेलियर जो आप शेयर करना चाहेंगे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा? बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं बिकॉज़ मेरे 30 साल की जर्नी में और हमारी कंपनी ने 117 साल की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस 1944 में 43-44 के आसपास एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक शिप में, ब्रिटिश शिप थी इंडिया में, काफ़ी एक्सप्लोसिव लेके आ रही थी, उसमें गोल्ड भी था और उसका हुआ था तो हमारा घर तभी शोर के पास में ही था बिकॉज़ वी वर ग्रेडिंग कॉटन रेगुलरली आवर एंसेस्टर दैट टाइम और पूरा घर जल के खाक हो गया था। तो ग्रैंडफ़ादर ने ईंट उठा के रोड का काम कर के उनकी जर्नी शुरू की। फिर फादर की एक अलग थी, 17 लोगों की फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में किस तरह खेती और बिज़नेस को बैलेंस करके उन्होंने एक लेवल और ग्रो किया। मेरे लिए अगर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं अगर आपको शेयर करूँ तो कुछ साल पहले एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे पैसे रुक गए एक साथ। तो इतना ट्रस्ट वाला काम था, ओके। काम रेगुलर चल रहा था, मैं उनको कॉटन सप्लाई कर रहा था, वो मुझे पेमेंट दे रहे थे। एक दिन उन्होंने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड आई सेड ओके नहीं है, कुछ दिन ओहो। बाद दे दीजिए। तो बोला नहीं मेरे पास है ही नहीं देने को। और वो अल्टीमेटली मतलब 3, 4, 5 साल के बहुत पेनफुल फ़ॉलो-अप के बाद मुझे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के 25% पैसे मिले। तो आई हैड टू सेल ऑफ माय ओके। सम ऑफ माय एसेट्स और मेरे गाँव में एक भी रुपया मैंने बाकी नहीं रखा क्योंकि वो जो वैल्यूज़ थी वो बहुत काम आई कि नहीं हमें पेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेन को शेयर करें, शेयर खुशी करनी है। पेन पहले अपने आप में सॉल्व करना है और उसके जो खुशी मिलती है वो शेयर करना है। देखो हमने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया। पहले अपने एसेट्स थोड़े बेच के गाँव में हमने सबके पैसे दे दिए, फिर उसका फ़ॉलो-अप रखा और वो जो पैसे रिकवर किए तो जब मैं उसका फेस देखता था, जब कोर्ट में मैं उनसे मिलता था, वो आते थे, तो मुझे शुरू में तो बहुत ही गुस्से वाली फीलिंग आती थी। देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग सर्मन्स, मैं थोड़े रिलीजियस उसमें
हमारे घर पे मंदिर है, थोड़ी फैमिली इंक्लाइंड है रिलीजियसली, तो मैं सुनने ज़्यादा जाने लगा और उस पे डेलिब्रेट करने लगा। एक चीज़ जो मुझे एक सेंटेंस जो क्लिक हुआ ना, वो है, हर दुःख का कारण आपके सुख की इच्छा है। जितनी सुख की इच्छा करेंगे ना, उतना ही दुःख आपको ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि अपेक्षा करते हैं हम दूसरों से। मेरी अपेक्षा सामने वाले से थी कि वो बहुत मुझे कमा के दे, इसलिए मैंने अपनी लिमिट तोड़ के मैं उसको देके गया। जो मैं आज रिस्क मिटिगेशन की बातें करता हूँ, वो उस दिन, उस पीरियड में मैंने डेफ़िनिटली नहीं फ़ॉलो की। तो मेरी जो पुण्याई का जो घड़ा था, वो टूट गया और मेरी लालच का घड़ा उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। आप कितने भी होशियार हो, अल्टीमेटली आपकी पुण्याई काम आने वाली है। थिंक गुड अबाउट अदर्स, डू गुड टू अदर्स। और उस दिन से मैंने उसके पाँव पड़ने शुरू किए कि ज़रूर मेरा कुछ आपका लेना-देना बाकी होगा, तभी आपने इस जन्म में मेरे साथ ऐसा किया है। वो उसने आज तक, उस मिल वाले ने किसी को भी एक भी रुपया नहीं दिया। मेरे से बहुत बड़े-बड़े लोगों के बहुत सारे रुपए उसके पास बाकी है। उन्होंने एक दिन अचानक मुझे फ़ोन किया कि अगर किसी को दूँगा ना, तो मैं सिर्फ़ तुमको दूँगा। और एक दिन सामने से बुला के बोला, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये तुम ले जाओ और इस कोर्ट को सेटल करो, इससे ज़्यादा मेरे से मत उम्मीद करो। तो उतने पैसे तो मुझे मिले और मेरे माइंड में से वो चीज़ निकल गई राइट कि सर। चलो ठीक है, जो मेरे साथ सेटबैक हुआ, देन आई स्टार्टेड अफ्रेश। और कुछ हद तक हमने काफ़ी वो चीज़ें रिकवरी भी कर ली। ये एक बहुत बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। राइट सर, वो एक स्टेटमेंट है कि डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू एंटर इनटू राइट। विथ योर ओन सेल्फ, नॉट बीइंग हैप्पी व्हेन यू डोंट गेट व्हाट एब्सोल्युटली। यू वांट। और इसीलिए मैं अपनी हर स्पीच में ये संस्कृत का श्लोक बोलता हूँ, जो मेरे मन में इतना स्ट्रांगली एम्बेडेड है कि मैं अब कभी भी उसको भूल नहीं सकता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति ही। अगर अपना सुख चाहिए तो पहले दूसरे का सुख सोचो, अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो दूसरे की सोचो। तो अपने आप घूम फिर के वो अपने पास आएगी ही आएगी, अपने शास्त्रों में लिखा है। राइट सर, वेरी नाइस सर। आई हैव क्या टू लास्ट क्वेश्चंस फॉर यू। सॉरी आपका काफी टाइम ले रहा हूँ आज मैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है सर। एक तो ये कि जो नई जनरेशन अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, या तो टेक्सटाइल्स में एंटर कर रही है या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रही है, आपकी कोई राय अगर उनके लिए है तो क्या देखियो, रहेगी? नई जनरेशन के लिए या पुरानी जनरेशन, सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है वो किसी ने पहले देखा नहीं। कोई नहीं दावा कर सकता है, चाहे वो 100 साल का हो या 1 साल का हो, कि मैंने ऐसा टाइम पहले देखा है। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू राइट। प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना ईरा। न कभी रामायण महाभारत कहीं भी Correct. ये बात कहीं नहीं है कि पूरा वर्ल्ड एक साथ बंद हुआ हो। है ना? कहीं वॉर चालू है, Absolutely, कहीं sir. नहीं है, कहीं अकाल चालू है, कहीं नहीं है, कहीं डिजीज चालू है, कहीं नहीं है। कुछ तो था जो बचा हुआ था। पहली बार ऐसा एक सिनेरियो हमें देखने मिल रहा है कि सब बंद है। 200 प्लस कंट्रीज क्लोज डाउन कंप्लीटली और पार्शियली इज अनहर्ड एंड अनसीन ऑफ। तो इस जनरेशन को खास ये समझना होगा कि यहाँ से कुछ नया ही चलेगा। जो भी पुराना जो सक्सेस फॉर्मूलाज थे, उसको निचोड़ के यहाँ से कुछ नया कर सकते हैं। जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कंपल्सरी हो, ई-कॉमर्स कंपल्सरी हो, प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करना कंपल्सरी हो, इसको अगर नज़र ब्रॉडकास्टिंग को नज़र में रख के कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूसेज किस तरह कर सकते हैं, इन चीज़ों को अगर नज़र में रख के वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं, तो बहुत सारा स्कोप एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स में भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ई-कॉमर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ये मैं कहूँगा तो कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा स्कोप इसमें है। जब अमेज़न और ये सब कर सकते हैं जिनके कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं है, तो आपके तो खुद के इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह पोज़ीशनिंग करके, यहाँ से सोशल मीडिया का यूज़ करके जो भी टेक्सटाइल में आएगा, फिर कॉटन ऑनलाइन सेल परचेज़ हो, यार्न का ऑनलाइन सेल परचेज़ हो, या कपड़े का हो या गारमेंट का हो, बहुत अच्छा स्कोप मुझे पर्सनली इसमें यंगस्टर्स के लिए दिख रहा है जो टेक्नो सेवी हैं। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में काफ़ी आ रहे हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स में इवन इन्वेस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी जगह है। राइट सर। मेरी इनसे बात हो रही थी। आई डोंट नो इफ यू नो हिम। रमेश जी जैन है सर, मुंबई बेस्ड, अपने जी। लोअर परिल में उनका ऑफिस है। हिज कंपनी इज ऋषभ वर्ल्ड, और एक डीएनजे के नाम से भी उनके रिटेल राइट, शोरूम्स राइट। भी है टेक्सटाइल्स में। तो काफी ऐसी अच्छी हस्ती है इंडस्ट्री में, और सोशली भी बहुत एक्टिव है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि प्रतीक, आज तक मैंने जो कुछ भी किया जिससे मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो सेम चीज करने से आगे भी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और ये उनका अनुभव भी है, ये जिसके थ्रू वो देख पाए हैं। क्योंकि everything has changed and that is why this has created a new vacuum
and this has created a new space for people who can be innovative, he can be thinking out of the box. Those who can foresee this opportunity, उनके लिए तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे। ऐसे भी सर पुरानी कहावत है कि नेसेसिटी इज बिल्कुल, द मदर और ऑफ इन्वेंशन। करेंगे कुछ नया डेफिनेटली, करेंगे। बिकॉज ह्यूमंस आर known to be adaptive and especially Indians are well known for that। तो हम जो जुगाड़ करते थे उसके बदले अगर सिस्टमैटिक जुगाड़ करेंगे तो आई थिंक यहाँ का सक्सेस भी सस्टेनेबल हो जाएगा। राइट, जैसे आपने सर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की आप बात कर रहे थे, कॉटन में आप कम अक्रॉस सम पीपल, मेरे क्लोज नेटवर्क में भी कुछ लोग हैं जो कॉटन या फार्मिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इतने टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कर रहे हैं, एआई के थ्रू, सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू दे आर एबल टू प्रेडिक्ट कि वो पर्टिकुलर फसल में क्या क्रॉप ऐसा है जो सबसे बेस्ट उगेगा, आगे क्या फोरकास्ट रहेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे लाई जाए। लोग चिप्स एनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग ये सब के थ्रू काफी सपोर्ट तो कर रहे हैं ऐसे फार्मर्स को। राइट, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि कॉटन गुरु के जो दो टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रदर्शन के प्रोजेक्ट जो हम फार्मर्स के लिए करते हैं, उनके 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ की छोटी जगहों पे हम उनके साथ में रह के काम करते हैं। यील्ड डबल करना और इनकम डबल करना, ये उनका आउटकम इंटेंट होता है और काफी सारे सालों से हम कर रहे हैं और बहुत सारा सक्सेस हमें उसमें मिला है। अभी हम मिडास टच प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मिडास टच प्रोजेक्ट में हम ऐसे लैंड ओनर्स, बड़े फार्मर्स, 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ के जो लैंड ओनर्स या फार्मर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। तो उनको हम प्रोफेशनली एंगेज करके इस तरह के एग्रीकल्चर में हम लेके आए हैं और ये सैटेलाइट मैपिंग है, फिर वेदर स्टेशन है, ये सब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, हम पूरा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर बेस करके करते हैं। उनको मार्केटिंग तक ले जाके और एक सक्सेसफुल सोइंग टू मार्केटिंग का जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है वो है हमारा कॉटन गुरु मिडास टच प्रोजेक्ट। तो काफी सारे कॉर्पोरेट्स और बड़े फार्मर्स इसमें जुड़े हुए हैं एंड दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ समझने मिला, काफी कुछ सीखने मिला। नहीं, और ये तो समय ही सीखने का और समझने का है। हर एक्सपीरियंस अच्छा हो या बुरा, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस फॉर अस, क्योंकि यही रेजिलियंस जो है वही ग्रोथ का फाउंडेशन है। इंडियंस में काफी कुछ हद तक है, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, बहुत सारी ऊंच नीच सबने देखी है। कॉटन गुरु ने अपनी जर्नी में बहुत सारी ऊंच नीच देखी है, लेकिन अड़े रहना है, टिके रहना है, तभी तेंदुलकर के जैसा लोग याद करेंगे कि नहीं इतने सालों में बहुत सारे आए पर तेंदुलकर एक ही था। हाँ, राइट सर। अच्छा, बिफोर वी साइन ऑफ सर, 3 क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन है सर। पहला सवाल है कि आपके हिसाब से बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक सबसे जरूरी चीज। वैल्यूज। ओके। दूसरा सवाल ये है कि सर एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इज ब्लैंक। पेरिनियन। ओके। एंड मेरा आखिरी सवाल है कि सपोज अगर आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने पोजीशन दिया कि आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक टैगलाइन बनाना है, तो आपके हिसाब से क्या रहेगा? ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आप जैसे जानते हैं कि आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कंपनी कॉल्ड द यान बाजार। हम एक ऑनलाइन B2B यान मार्केट प्लेस बनाए हैं एंड लास्ट ईयर जुलाई में काम चालू किए थे एंड वी सक्सेसफुली डन अ गुड क्वांटम ऑफ बिजनेस। एडवांस पेमेंट पे यान का काम करते हैं। इफ यू कुड गिव अस टॉप 2 to 3 एडवाइस फ्रॉम योर एंड। बिलीफ लोगों में लाना होगा आपको सोशल मीडिया यूज करके कि ट्रस्ट इज अल्टीमेटली गोइंग टू वर्क, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिटी है जो लोगों को दूर रखता है काम करने में। अल्टीमेटली ट्रस्ट ही काम आने वाला है और आप इंडिविजुअल को जानते हो, इसीलिए आपको ज्यादा ट्रस्ट है आता है ऐसा लगता है। सिस्टम को नहीं जानते हो आप, सप्लायर को आपने कभी देखा नहीं है, इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं आता है। तो ट्रस्ट का जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा उनको समझाना होगा कि ट्रस्ट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस से आना चाहिए। तो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे तो ये सिस्टम्स ही आपको लंबा काम देने वाले हैं। Thank you so much once again, and we thank you. Same hope to you you, have a good Pratik, day. and best wishes to Yan Bazaar from Cotton Guru. We have seen your journey from the beginning, and extremely happy that you have grown this much. And best wishes for the exponential and sustainable growth. Thank you, thank you so much, sir. The Yan Bazaar.